हेलो एवरीवन। आह्वान के प्लेटफॉर्म से आह्वान की टीम द्वारा ये चयनित किया गया है कि पहले ज्योमेट्री को लिया जाए, क्योंकि एक अच्छा एग्ज़ाम में, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, एसएससी में लिया जाए, उससे संबंधित किसी भी एग्ज़ाम में लिया जाए। ज्योमेट्री का एक अपना रोल है और मुख्यतः देखा भी गया कि एस्पिरेंट्स थोड़ा सा क्योंकि हिचकते हैं इसको करने से, तो पहले सर्वप्रथम इसको लेने के लिए निश्चय किया है। तो शुरुआत करते हैं अपनी ज्योमेट्री के पहले लेक्चर से। चलिए लेट्स स्टार्ट। पहले कुछ बेसिक से शुरुआत करेंगे। पैरेलल लाइंस, समांतर रेखाएं। रेखाएं के साथ लाइन, थोड़ा सा एक बात ये देखिएगा, रेखाखंड, रेखा, रेखाखंड के लिए हम लाइन सेगमेंट, इसको लाइन सेगमेंट भी कहते हैं। कोई दो निश्चित बिंदु रहेंगे, ए बी, निश्चित बिंदु, डेफिनेट पॉइंट्स होंगे, उनके बीच की दूरी को रेखाखंड कहेंगे, लाइन सेगमेंट। अगर हम इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दें, मतलब बढ़ाएं इसको, इसके अगर ये पॉइंट निश्चित ना हो, जैसे मान लीजिए ए और बी, अगर ये दोनों ही दिशाओं में इनडेफिनेटली बढ़ाए जा सकें, कोई निश्चित पॉइंट नहीं होगा, तो इसको आप रेखा कह सकते हैं, लाइन। तो ये लाइन सेगमेंट में, लाइन में डिफरेंस देख लीजिएगा। इन चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं देंगे क्योंकि बिल्कुल बेसिक है, थोड़ा सा आप ये किसी भी टेक्स्ट बुक से, जो भी आपके पास मटेरियल अवेलेबल हो, उससे आप देख सकते हैं। तो रेखाखंड और ये रेखा में डिफरेंस। बात करते हैं समांतर रेखाएं की। मान लीजिए एल और एम दो समांतर पैरेलल लाइंस किसे कहेंगे, जिनके बीच जो कभी मीट ना करें, कितना भी इसको एक्सटेंड करने, इधर बढ़ा लीजिए, इसको इधर बढ़ा लीजिए, इसको आगे बढ़ा लीजिए, आगे बढ़ा लीजिए, जो कभी मीट ना करें, पैरेलल लाइंस कहलाएंगे। दूसरी भाषा में कह सकते हैं इनके बीच की जो डिस्टेंस रहेगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो हमेशा बराबर रहेगी, किसी भी पॉइंट पर आप ले सकते हैं। इट्स कॉल्ड पैरेलल लाइंस। तो मैं यहाँ पे भी बना देता हूँ एक बार। एल एम पैरेलल लाइन से, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। मान लीजिए ये एल को ट्रांसवर्सल लाइन है, ये प्रतिच्छेद रेखा भी इसको बोलते हैं। यह एल को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, एम को इस बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक। एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां पर मैं आपको तीन चीज बताऊंगा, तीन एंगल्स के बारे में। ऑल्टरनेट, एकांतर, सेकंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, संगत, और थर्ड वन वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल सम्मुख कोण भी बोलते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, तीनों का हम यही कवर करेंगे। देखिए एंगल 1 एंगल 5 इक्वल होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। कॉरस्पॉन्डिंग संगत का मतलब है एक जैसी पोजीशन आपको लगेगी कि ये भी पैरेलल लाइन से जस्ट ऊपर है, ये भी एम से जस्ट ऊपर है। थोड़ा सा इस तरीके से एक इमेज रखिएगा,
तो आसान रहेगा। एंगल 1 और एंगल 5 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, संगत कोण। इसी तरीके से देखिए 4 और 8, एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल संगत, एंगल 4 एंगल 8 इक्वल संगत। इसी तरीके से 2 और 6 इक्वल होंगे, एंगल 2 और एंगल 6 संगत, एंगल 3 और एंगल 7 भी इक्वल संगत कोण, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जिनको हम बोलेंगे। बात करें ऑल्टरनेट, फोर और 6 ऑल्टरनेट एंगल, 3 और 5 अंतः एकांतर कोण भी, एक ऑल्टरनेट एंगल को एकांतर कोण भी बोलते हैं। अंतः इन आप इसको अंतः एकांतर कोण भी बोल सकते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स, एंगल 4 और एंगल 6। इसको यहां समझ लेते हैं, इसको अभी रद्द नहीं करते। एंगल 4 और 6 एकांतर कोण, ऑल्टरनेट एंगल। एंगल 3 और 5 एकांतर, ऑल्टरनेट। थोड़ा याद रखिएगा एक चीज और, सम्मुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल, नाम से पता चला वर्टिकली अपोजिट। 2 और 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल है, सम्मुख कोण है। दो लाइन है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं और एल और की आप देख सकते हैं इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आप यहाँ पर सपोज कीजिए ओ पॉइंट है, ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, प्रतिच्छेदी बिंदु हो गया ओ। 1 और 3 सम्मुख कोण कहलाएगा, 2 और 4 सम्मुख कोण। इसी प्रकार 5 और 7, 6 और 8 वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएंगे, जो कि इक्वल होता है। थोड़ा सा मैं आइडिया देने के लिए आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, सभी के लिए लिखने के लिए कुछ ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। एंगल 1 एंगल 3 इक्वल होंगे, एंगल 2 एंगल 4 भी इक्वल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। बिल्कुल बेसिक है, इसलिए बहुत ज़्यादा समय देना उचित भी नहीं होगा। तो इसी प्रकार 5 और 7 भी ऑल्टरनेट एंगल, सॉरी 5 और 7 वर्टिकली अपोजिट एंगल, 6 और 8 भी वर्टिकली अपोजिट एंगल, जिन्हें हम बोलते हैं सम्मुख कोण। चलिए एक बार इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, जो आपको यहाँ महत्वपूर्ण लगता है अपने लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं कॉलिनियर पॉइंट से। 3 या 3 से अधिक, 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स कॉलिनियर कहे जा सकते हैं अगर वह एक रेखा पर, एक लाइन पर आते हैं। मान के चलें ए, बी और सी, 3 पॉइंट्स हैं, एक लाइन पर आ रहे हैं, एक रेखा के ऊपर आ रहे हैं, तो ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दो एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कहे जा सकते हैं अगर उनका सम 90 डिग्री इक्वल हो। मान के चलें ए और बी, सॉरी इफ ए एंड बी, सम ऑफ ए एंड बी इज 90 डिग्री, देन they are complementary angles of each other. सप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को हम हिंदी में बोलते हैं पूरक कोण। सप्लीमेंट्री संपूरक, और कॉलिनियर पॉइंट्स को बोला जाता है संरेख बिंदु। संपूरक एक दूसरे के तभी कहलाएंगे जब उनका योग, उनका सम एंगल्स का 180 डिग्री होगा। एक्यूट एंगल, 90 डिग्री से कम एंगल को एक्यूट एंगल कहा जाता है। राइट एंगल 90 डिग्री एंगल को राइट एंगल, ऑब्ट्यूज मोर देन 90 डिग्री, स्ट्रेट ऑफ 180 डिग्री, कंप्लीट एंगल 360 डिग्री, एंड रिफ्लेक्स मोर देन 180 लेस देन 360 डिग्री।
सो प्लीज़ इसको एक बार देख लीजिएगा, जो आपके पास टेक्स्ट बुक जो भी मटेरियल आपके पास अवेलेबल हो। तो मैं फिर से एक बार दोबारा बोल देता हूँ इसको। एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री होता है, राइट एंगल आप सभी जानते होंगे 90 डिग्री का एंगल होता है, ये लेस देन 90 डिग्री होता है, यह ऑब्ट्यूज मोर देन 90 डिग्री, स्ट्रेट 180 डिग्री एंगल को स्ट्रेट एंगल, पूर्ण कंप्लीट एंगल को बोलते हैं। ये रेखा देख लीजिएगा सर, स्ट्रेट एंगल सरल कोण, स्ट्रेट एंगल को सरल कोण भी बोलते हैं। कंप्लीट एंगल ऑफ 360 डिग्री का जो एंगल होगा उसको आप कंप्लीट बोलेंगे। रिफ्लेक्स मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360। सपोज कीजिए यहाँ पे एंगल ए है, मोर देन 180 लेस देन 360 रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। मान के चलिए एंगल है एक्स, 180 डिग्री मोर देन एंड लेस देन 360। तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा, जो महत्वपूर्ण चीज लगती है उसको नोट डाउन कीजिए, सभी को मत कीजिएगा। आपको जो लगता है कि हमें कुछ इसमें नया मिला है तो ही नोट डाउन कीजिएगा। जो आपने अगर पहला ही इसको पढ़ा हुआ है तो उसको अननेसेसरी नोट डाउन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। इस वीडियो में हम ट्रायंगल्स के से रिलेटेड बेसिक्स लेंगे, बाकी इसके लिए एक एडवांस वीडियो नेक्स्ट टाइम आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल से शुरुआत करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे एक बार देखिएगा, समकोण त्रिभुज। बी राइट एंगल ट्रायंगल है, एसी हाइपोटेनस होगा, कर्ण, हिंदी में कर्ण बोलते हैं, देख लीजिएगा। तो ये थोड़ा सा एक बार आप इसको देखिएगा। हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि एसी का स्क्वायर बराबर होता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। बेस और परपेंडिकुलर बदलते रहते हैं, वो खैर मैं आपको आगे ये ट्रिग्नोमेट्री में इसका हम जो है डिस्कशन करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आप इन दोनों को बेस किसी को भी मान लीजिए, परपेंडिकुलर किसी को भी मान लीजिए, लेकिन हाइपोटेनस सेम रहता है। इसी कारण जो हाइपोटेनस आपका सेम रहेगा, उसका वर्ग बची दो भुजाओं के वर्ग के जोड़ के बराबर होगा। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम है, ट्रिग्नोमेट्री पूरी इसी बेस पर है। फिलहाल के लिए बस आप इतना इसको याद रखिएगा। हो सकता है ज्योमेट्री में हमारे कहीं ना कहीं इसका यूज हमें हो जाए, आपको याद होगा, बाकी इसको रिवाइज कर लीजिए। आगे आते हैं। ट्रायंगल पर ही चलते हैं, ट्रायंगल की बात चल रही है। इन स्टेटमेंट्स पे, इन थ्योरम्स पे बात करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, इसको थ्योरम के तौर पे भी ले सकते हैं हम। चलिए फर्स्ट इस पे याद रखते हैं, सम ऑफ टू साइड्स शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। अगर ये स्टेटमेंट फॉलो नहीं हो रहा है तो ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो सकता, ट्रायंगल नहीं बन सकता। कोई भी दो साइड्स रहेंगी, उनका सम थर्ड साइड से हमेशा बड़ा रहेगा, चाहे छोटी साइड्स हो चाहे बड़ी साइड हो। इसी में ले लेते हैं, ए बी प्लस बी सी शुड बी ग्रेटर देन ए सी, तभी ट्रायंगल फॉर्म हो पाएगा। अगर नहीं हो रहा है, पहले क्वेश्चन आते थे, ऑप्शन दे दिए जाते थे इस तरीके से कि चार ऑप्शन दे दिए आपको, कौन सा ट्रायंगल पॉसिबल है कौन सा नहीं। तो अगर इन दोनों साइड्स का सम, शॉर्ट साइड का सम, कोई भी लॉन्गर हो कोई भी, थर्ड साइड से बड़ा होना ही चाहिए। सम ऑफ टू साइड्स शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। नेक्स्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल बिटवीन टू पैरेलल्स विद सेम बेस आर इक्वल। देखिए एल और एम टू पैरेलल लाइंस हैं, इनके बीच में जो भी ट्रायंगल बनेगा विद द सेम बेस, बेस सेम होना चाहिए, उनका एरिया इक्वल होगा।
ट्राइंगल एबीसी, बेस बीसी रहेगा, बीसीडी, तो एरिया ट्राइंगल एबीसी इक्वल होगा एरिया ट्राइंगल बीसीडी। कितने भी ट्राइंगल बनेंगे लेकिन बेस नहीं होना चाहिए, दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में ही चलना चाहिए। BCE, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू एरिया BCD इज इक्वल टू एरिया EBC। So area of triangles between two parallel lines with same base are equal। थोड़ा सा मैं एक चीज और ऐड में आपको करा देता हूँ। अगर ये कंडीशन पैरेललोग्राम के लिए हो जाए, पैरेललोग्राम जानते हैं, अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल, ABCD पैरेललोग्राम है, BC पैरेलल है AD पैरेलल है BCD। इस कंडीशन में दोनों सेम पैरेलल लाइन पर हैं, एक बेस है AB हैविंग सेम बेस AB एंड देखा जाए तो दोनों जो ट्राइंगल है और पैरेललोग्राम है दो पैरेलल लाइंस के बीच में चल रहा है, DC और AB के बीच में। थोड़ा इसको बढ़ा देंगे। इस कंडीशन में ट्राइंगल का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होगा। चलिए बाकी इस पे जो क्वेश्चंस आते रहेंगे, मैं हमेशा आपको एक बात बोलूंगा, रटना नहीं है, देखते चलिए, एक थोड़ा जानकारी हो जाए तो, लेकिन हम अपने प्रैक्टिस साइट्स पे आएंगे तो ये सब चीज़ें रिवाइज होंगी। तो खैर आप इसको नोट डाउन कर लीजिए जिसमें आपको महत्वपूर्ण लगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल, देखिए अगर हमें ट्राइंगल में हाइट दी हुई है, जैसे राइट एंगल ट्राइंगल भी आप ले सकते हैं, ये हाइट है ये बेस है, तब सिंपली आप कह सकते हैं 1/2 हाइट एंड बेस। एरिया ऑफ ट्राइंगल, इस कंडीशन में 1/2 हाइट एंड बेस। नहीं तो हेरोन्स फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए, रूट एस एस माइनस ए ब्रैकेट एस माइनस बी ब्रैकेट एस माइनस सी, जहाँ एस होता है सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप, जो कि बराबर होगा परिमाप, पेरीमीटर आप जानते हैं परिमाप क्या होता है, तीनों साइड्स का सम पेरीमीटर होता है, अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर हो गया a प्लस बी प्लस सी बाई 2। एस की वैल्यू निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर की वैल्यू निकालेंगे, ए बी सी साइड्स हैं, थोड़ा मैं आपको दिखा देता हूँ, ए बी सी ट्राइंगल के साइड्स हैं, एस सेमी पेरीमीटर है, पहले आप एस निकालेंगे सेमी पेरीमीटर, वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूले में, ठीक। अगर कोऑर्डिनेट्स दिए हों, वर्टेक्सेस के जो हमारे वर्टेक्स हैं, अगर उनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, उस कंडीशन में क्या करेंगे, उसके दो तरीके हैं, या तो पहले डिस्टेंस निकालें, जो उनकी साइड से उसकी लेंथ निकालें, वो लंबा हो जाएगा। चलिए इसके लिए भी आपको एक सिंपल फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ, 1 2 3 इस डायरेक्शन में चलेंगे। अगर ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तीनों कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं तीनों वर्टेक्स के, तो हमें किस तरीके से करना है, तो उसका फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल हाँ 1/2 x1 x1 याद करने के लिए आप उसको x1 x2 x3 पहले लिख लीजिए, 1 के बाद आप देखेंगे इस रोटेशन मानना 2 एंड 3 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस थर्ड कोऑर्डिनेट्स का y x3 1 एंड 2 वैल्यू पुट करेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा, एरिया हमारा इस फॉर्मूले से निकल जाएगा। ये कंडीशन तब है जब तीनों कोऑर्डिनेट्स वर्टेक्स के हमें दिए होंगे, ठीक। आप इसको एक बार नोट डाउन करना चाहें नोट डाउन कर लीजिए, पहले आप नोट डाउन कर लीजिए बस। एंगल सम प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। ट्राइंगल के तीनों जो एंगल्स होते हैं, जो कोण होते हैं, उनका योग 180 डिग्री होता है, सम उनका 180 डिग्री होता है।
ट्राइंगल ए बी सी सभी जानते हैं, दिस प्लस दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी भी इसको हम बोलते हैं। ठीक, चलिए, लेकिन जो ये एक्सटीरियर एंगल्स हैं, ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, एक्सटीरियर एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री, थोड़ा याद रखिएगा। चलिए, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेसिक से भी उस क्वेश्चन को सॉल्व करा जा सकता है, लेकिन एसएससी के लिए खास बात यह है कि वहाँ आपको फास्ट भी होना पड़ेगा, एक्यूरेट भी होना पड़ेगा। तो कुछ छोटी मोटी शॉर्ट टिप्स पे, कुछ छोटे मोटे फॉर्मूलाज पे हमें उनको अगर हम याद करके जाएंगे तो दूसरे क्वेश्चंस के लिए अपने लिए टाइम बचा सकते हैं। तो वैसे ही मैं आपको कुछ यहाँ बताने जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक ट्राइंगल एबीसी है, बेस एंगल बी और सी है, समद्विभाजक जो एंगल बाइसेक्टर, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर जो होगा बी का, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इंटीरियर बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, इंटीरियर एंड एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी। जो एंगल फॉर्म करेंगे ये वाला, इसको मैं जी से डिनोट करता हूं। इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ बेस एंगल्स की बात हो रही है बी और सी की। जो एंगल बी का इंटरनल बाइसेक्टर है, एंगल सी का एक्सटर्नल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर इंटरनल जो है एंगल सी का एक्सटर्नल बाइसेक्टर, जो ये एंगल फॉर्म करेंगे, ये बचे जो थर्ड एंगल बचा हुआ यानी कि ए, उसका हाफ होगा, यानी कि ये ट्वाइस। पहले आते रहे हैं क्वेश्चन इसके ऊपर, तो अगर हम बेसिक से चाहें तब भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर टाइम बचाना चाहें तो हम इसको याद भी कर सकते हैं, और अगर प्रैक्टिस में रखेंगे तो याद रह भी जाएगा। तो जी हाफ होगा एंगल बी डी सी, हाफ होगा एंगल बी ए सी। चलिए, एक बार आप इसको नोट डाउन कर लीजिए जो महत्वपूर्ण आपको लगा हो। और हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम उन्हीं टॉपिक्स को लेकर चलें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, उन्हीं टॉपिक्स को हम कवर करें। बाकी कुछ आपको महत्वपूर्ण लगता है तो प्लीज़ आह्वान के द्वारा दिए गए जो माध्यम है आपको, उनके द्वारा हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड।